अगर यार मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज़ क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा कि मेरे दोस्त का दिमाग, क्या बात कर रहे हैं? जो कि बहुत तेज दौड़ता है और खुद को और आपको मुसीबत में फंसाता है। बात तो सही है। लेकिन साइंटिफिकली दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज़ है लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यार जितनी भी चीज़ें तुम अपने आसपास देख रहे हो, जैसे कि तुम्हारा फ़ोन, उसके अंदर मैं, या फिर क्लास के अंदर एंटर करते ही आपकी क्रश का चेहरा, हाँ, या फिर इंग्लिश वाले पीरियड में इंग्लिश वाली मैडम। तो यार जितनी भी चीज़ें तुम अपने आसपास देख पाते हो, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से हो पाता है। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। अब सुनो यार, जितने भी हमारे पास लाइट सोर्स हैं, जैसे कि सन या फिर कह लें बल्ब, तो वहाँ से लाइट रेज निकलती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उसके बाद टकराने के बाद तुम्हारी आंखों में आती है। तो ऐसे ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो शुक्रिया अदा करो लाइट का, जो तुम्हारी क्रश का चेहरा तुम्हें देखने को इसकी वजह से मिल रहा है। बहुत तेज हो रहा है बहुत। सो यार हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और नंबर 3 डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो अब मानो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए आई, किसी ऑब्जेक्ट पे टकराई, किसी मिरर पे टकराई और बाउंस बैक कर गई। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दूसरी बात सुनो कि लाइट किसी मीडियम से आ रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और जैसे ही दूसरे मीडियम में जा रही है वो बेंड हो जा रही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बचा तीसरा, तो एक लाइट आ रही है स्ट्रेट लाइन में, किसी स्लिट या फिर कह लें कि किसी ऑब्स्टेकल से टकराई और स्प्रेड आउट हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो खुशी की बात बच्चों ये है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी। सो यार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे हम इस लाइट की सीरीज के अंदर। हेलो पुनीत, या अरे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग होते हैं क्या? या हेलो, फ़ोन क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया? हेलो यार, पुनीत ने तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है वीडियो के एंड तक। इस लाइट की सीरीज़ के एंड तक हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अच्छे से एनसीईआरटी कवर करेंगे और बोर्ड के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलो तो यार शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में कुछ लिखा है कि इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये डिफ्रैक्शन वाला केस है बच्चों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है अभी। जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तब हम आपको वो पढ़ाएंगे डिफ्रैक्शन। अभी हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ, जो कि हमारे सिलेबस का टॉपिक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है समझ लिया आपने। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम में जा रहा है बाउंस बैक होने के बाद बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या समझ आया? समझ सर ये आया कि माना कि हमारे पास ये कोई स्मूथ सरफेस है या फिर कह लें ये कोई मिरर है। मैंने बोला क्या कि ये तो या तो कोई स्मूथ सरफेस है या फिर कोई मिरर है, और लिख देते हैं और मिरर। ठीक है, तो
इसको बोला मीडियम 1। ये अपने पास कोई मीडियम है, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे है मीडियम 1, मीडियम ए बोल दिया, ठीक है। लाइट आई, ये लाइट रेज आई, टकराई मिरर से या फिर स्केलेन स्मूथ सरफेस से टकराई, और टकराने के बाद यहां से बाउंस बैक हो गई, ठीक है, ऐसे। अब बच्चों जो स्मूथ सरफेस है हमारे पास, स्मूथ सरफेस है ये, इस स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और इस परपेंडिकुलर को बच्चों बोलते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा प्लेन से, हमेशा स्मूथ सरफेस से, हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है। कौन? नॉर्मल। समझ आई बात? ये हमारी कौन सी लाइट होती है बच्चों? ये होती है हमारी इंसिडेंट रे, ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, सेमी मीडियम में बाउंस बैक करके चली गई। इस चीज़ को, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ आ रही है बात? तो देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ सीन था। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक कर गई लाइट, बाउंस बैक कर गई कहाँ पे? इनटू द सेम मीडियम, इसी मीडियम ए से आई मीडियम ए में चली गई। ये पूरा मीडियम ए है, इसके नीचे का कोई दूसरा मीडियम है, या फिर कह लो पूरा ही एयर है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बहुत आसान। आगे बढ़े, आगे देखो, इसको डिटेल में समझते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे सुनो कि अगर लाइट, जैसे कि मैंने बोला कि ये मीडियम ए है, अब मान ले दो कि ये कोई मीडियम बी है, ठीक है। लाइट आई, ये रहा हमारे पास नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है ना पूरा। अगर लाइट यहाँ से नहीं गई, जाना चाहिए था इसको ऐसा, पर ये चली गई ऐसा, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। आ रही है बात समझ? आगे देखो, इसको आप डिटेल में समझते हैं इस वाले डायग्राम में। ये हमारे पास क्या? मिरर। इधर लिख देते हैं हम। ये बच्चों क्या है हमारे पास? सर ये है मिरर, या फिर कह लो ये स्मूथ सरफेस है हमारे पास। इंसिडेंट रे यहाँ से आई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे नहीं लिखा, मैं इसको लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ आ गई? इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इंसिडेंट रे आई, कहाँ पे टकराई? मिरर पे। मिरर पे कहाँ पे? मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई, मिरर पे टकराई, और जहाँ पे टकराई उस पॉइंट को बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और टकराने के बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड हो गई, बाउंस बैक हो गई। बाउंस बैक हो गई ये जा रही, और इसको बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? अब दूसरी बात सुनो, ये है मीडियम 1, मीडियम ए, कोई मीडियम ए, ये कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम बी बोल दिया हमने इसे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अगर लाइट मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, जैसे कि पानी में लाइट मारी हमने, ठीक है, ऐसा कुछ, तो जाना चाहिए था लाइट को ऐसा, लेकिन लाइट ऐसा नहीं गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये नॉर्मल है अपने पास, नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगा, चली गई। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इतना समझ आ गया? अब देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर, स्मॉल आर, एंगल आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आगे बढ़े, देखो रिफ्लेक्शन लाइट, इसमें क्या क्या समझ आया? इसमें समझ आया इंसिडेंट लाइट क्या है, समझ आ गया। सर इंसिडेंट लाइट ये वाली लाइट है, ये वाली इंसिडेंट लाइट है, इधर वाली। रिफ्लेक्टेड लाइट समझ आया? सर ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है जो कि बाउंस बैक होने के बाद चली गई। द एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ आया? सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आया? सर ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया से। रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी?
डेफिनेशन आप समझदार हैं, लिख लेंगे। डेफिनेशन, इंसिडेंट रे की एक ऐसी रे जो कि सरफेस पे टकराती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। बाउंस बैक हो जाती है टकराने के बाद उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बढ़े, आगे है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? तो पानी में देख रहे हैं रिफ्लेक्शन आ रही है, यानी कि इसका एग्जांपल हुआ कि अ पर्सन्स पुनीत है, तो अपुनीत रिफ्लेक्शन कहाँ पे? इन द मिरर। और क्या कह लें, और इन स्टिल वाटर, या फिर क्या कह सकते हैं, माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टिल वाटर है, उनकी भी रिफ्लेक्शन दिखती है। यहाँ पे माउंटेन्स होगा, कहाँ पे देखा था हमने, ध्यान से नोटिस किया होगा, तो ये रहा वो वाला एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, ये है हमारे पास स्टिल वाटर, ये हमारे पास क्लाउड्स, यहाँ पे माउंटेन्स है नहीं, अगर यहाँ पे माउंटेन्स होंगे तो उसकी भी रिफ्लेक्शन इसमें बन जाएगी। ये क्या हो गए, रियल लाइफ एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारे पास टॉपिक बच्चों माउंटेन्स वाला भी हो गया उसी केस में। नेक्स्ट है अपने पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज भी हैं। कितने लॉज? 2 लॉज। कौन कौन से लॉज पढ़ते हैं? पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी बच्चों? हमने सर पहली चीज़ पढ़ी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गई? दूसरा लॉ पढ़े। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनो, पहले मेरी सुनो। कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। क्या क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। अब देखो क्या लिखा है, लिखा ये है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल ये चीज़ स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर होगा मिरर के, ये चीज़ तो हमने सीखी। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक्ट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये कहाँ पे लाई करेगी? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ नहीं आया? समझाऊँ अच्छे से? देखो अच्छे से समझते हैं इसे। प्लेन का मतलब क्या? जिसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स हों। 2 कोऑर्डिनेट्स हमने बोला, एक कोऑर्डिनेट हो गया x, एक हो गया y। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, मानो कि ये मिरर है, ये आपके पास मिरर है और ये कोऑर्डिनेट है, इसको अभी के लिए इग्नोर करो या देख लो। ऐसे लाइट है, इंसिडेंट रे आ रही है, इस मिरर पे टकरा रही है, इस मिरर पे टकरा रही है। ये हमारे पास क्या होगा? ये होगा नॉर्मल। कैसे? क्योंकि ये इस परपेंडिकुलर के प्लेन, इस मिरर के परपेंडिकुलर है। देखो ये हो गया नॉर्मल, मिरर के परपेंडिकुलर। लाइट रेज आई, किस पे टकराई है? इस पे टकराई है, मिरर पे टकराई और यहाँ से बाउंस बैक हो गई। तो तीनों लाइन कहाँ हैं? तीनों रेज, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल और ये रही रिफ्लेक्टेड रे। तो तीनों कहाँ हैं? एक ही तो प्लेन में है, y और x y कोऑर्डिनेट्स में, एक ही प्लेन में। ठीक है, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो आप, x y y z या फिर x z। समझ आ गई? एक ही प्लेन में लाई करेंगी तीनों की तीनों रेज, मतलब दोनों रेज और एक नॉर्मल। आगे चलें, आगे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया से दिखा रखा है इसके अंदर। ये हमारे पास मिरर, ये रही इंसिडेंट रे, जा रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे बाउंस बैक हो जा रही है और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल हमेशा कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा।
सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही एक प्लेन में लाई करेंगे। समझ आ गई बात? आगे बढ़ें, बहुत आसान, आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या? ये रहा सर, जो कि हमारे घर के अंदर होता है प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसके अंदर इमेज कैसी बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये समझो प्लेन मिरर है हमारे पास, ध्यान से सुनना एकदम। मैंने क्या बोला? ये क्या चीज़ है? ये है हमारे पास प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। अब इसके अंदर इसके अंदर ये वाला सरफेस कैसा है? इसको बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ये कैसा होगा? इधर वाला सरफेस कैसा होगा? ये होगा रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये जो सरफेस दिख रहा है आपको मिरर का, ये कैसा है? ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस। और जो इसके मिरर, इस मिरर के आप पीछे जाके देखोगे तो क्या दिखेगा? वो दिखेगा पॉलिश्ड सरफेस। समझ आ गया? दो चीज़ तो ये हो गई, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं अभी। अब देखो यहाँ पे मानो पुनीत खड़ा है, इसके बीच में एक चीज़ और बना देते हैं हम। अब मानो कि एक ये लाइन है, ये क्या है? नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है सर, नॉर्मल है। अगर इसके ऊपर, इस नॉर्मल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, ध्यान से सुनना, अगर इस नॉर्मल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तब हम उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आई बात? तो इसके ऊपर हमने खड़ा कर दिया पुनीत को, इसके ऊपर हम पुनीत को खड़ा कर रहे हैं। ये पुनीत खड़ा हो गया, तो इस नॉर्मल के ऊपर पुनीत खड़ा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अब इसकी पुनीत की रिफ्लेक्शन जाएंगी कैसे? अब देखो यहाँ से जो पुनीत है, कहीं से लाइट सोर्स से पुनीत के ऊपर क्या आई? लाइट आई, लाइट रेज आई, वो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी लाइट आ रही है? यहाँ तो मिलियंस लाइट आ रही हैं, बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं। तो क्या हम इस पे लाइट आ रही है तो हम ऐसे दिखा दें? ये बहुत सारी लाइट आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। इधर तो जाएंगी नहीं, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। लेकिन सर इतनी सारी लाइन बना देंगे हम तो बच्चों यहाँ से प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम सर ये आएगी कि डायग्राम जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो हम चीज़ देखना चाह रहे हैं, वो क्लियर नहीं दिख पाएगी, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, बहुत गंदा लगेगा डायग्राम। तो हम क्या करते हैं? सिर्फ दो रेज का यूज़ करते हैं। समझ आ गई? तो ऐसा नहीं सोचना कि दो ही रेज आ रही हैं, रेज तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन हम अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाने के लिए, चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए सिर्फ दो ही रेज का यूज़ करेंगे, दो ही इंसिडेंट रे का। अब देखो यहाँ से लाइट रे आई, टकराई, और क्या होगी? इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस हमारे पास प्लेन मिरर में भी है और स्पेरिकल मिरर्स के अंदर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स के अंदर भी है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम प्लेन मिरर को देख रहे हैं। अब देखो दूसरी लाइट रेज, ये तो एक बना दी, एक रेज बना दी, टोटल मिला के एक रेज बोल रहे हैं इसे। अब दूसरी रेज आई लाइक दिस, यहाँ पे टकराई, ये रहा नॉर्मल, और यहाँ से ऐसे टकरा के ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई। ये रहा बच्चों नॉर्मल, ये लाइट रे आई, ऐसे टकरा के चली गई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गई? अब दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना है, दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करेंगी, वहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जहाँ पर दो लाइट रेज मीट करेंगी, आगे बढ़ाते रहो, मीट करेंगी, वहाँ पे बनेगी इमेज।
क्या ये यहाँ पे मीट करेंगी? सर ये तो बहुत दूर दूर जा रही है और जैसे आगे जाएंगे डाइवर्ज हो जाएगी। तो क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम इन रेस को पीछे की तरफ खींच देते हैं, पीछे की तरफ बना देते हैं। तो इन रेस को पीछे की तरफ बना दो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। इसको पीछे की तरफ ऐसे बना दो, ठीक है, बना दी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा। ये रहा हमारे पास बच्चों ऑब्जेक्ट, यानी कि ये रहा हमारे पास पुनीत। ठीक है, यहाँ पे पुनीत की इमेज बनेगी। अब देखो सीखने वाली यहाँ पे क्या क्या बातें हैं और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट नंबर ये कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई खड़ा है, प्लेन मिरर के सामने कोई खड़ा है, तो जितनी उसकी हाइट है, जितना साइज़ है उसका, उतना ही इमेज का साइज़ होगा। इसका जितना साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि ये रफ डायग्राम है, ढंग से नहीं बना, रफ डायग्राम है। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो आप कैसा दिखते हो? सेम साइज़ के ही तो दिखते हो। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बड़े दिख रहे हो या बहुत छोटे दिख रहे हो, सेम साइज़ के दिखते हो। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी, जितनी दूरी पे पुनीत है यहाँ से मिरर से, उतनी ही दूरी पे पुनीत की इमेज भी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी समझ आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये बच्चों कि पुनीत इरेक्ट है। सर इरेक्ट मतलब क्या? इरेक्ट का मतलब ये बच्चों कि पुनीत कैसा है? इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज का मतलब ये कि सीधी इमेज है। अगर पुनीत की इमेज कुछ ऐसी बनती, लाइक दिस, ऐसी, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड। ये कैसी है? ये है इन्वर्टेड, समझ आ गई? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं इरेक्ट। तो पुनीत की इमेज कैसी है? इरेक्ट। एक और कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनते जाओ। ये मिरर है, मिरर के अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ इमेज बनेगी तब उस इमेज को बोलेंगे हम रियल इमेज। लेकिन सर अगर मिरर के पॉलिश्ड सरफेस, मिरर के अंदर की तरफ बनेगी इमेज, तब उस इमेज को बोलेंगे, मिरर के पीछे की तरफ बनेगी इमेज, तो उस इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ध्यान से सुननी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। समझ आ गया? इन्वर्टेड। अब एक और चीज़, लास्ट चीज़, लेटरल इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या? प्लेन मिरर पे पुनीत की इमेज लेटरल इन्वर्टेड बनेगी। इसका मतलब ये कि अगर पुनीत मिरर के सामने खड़ा होके अपना राइट हैंड ऊपर करेगा तो पुनीत को ऐसा लगेगा कि मिरर के अंदर जो पुनीत है उसका लेफ्ट हैंड ऊपर है। और अगर, मैं फिर बोलता हूँ, और अगर पुनीत अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा तो मिरर के अंदर जो पुनीत है वो ऐसा दिखेगा कि उसका राइट हैंड ऊपर है। तो इस चीज़ को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो कैसी बनी है? लेटरल इन्वर्टेड इमेज। समझ आ गई बात है? तो ये सारी प्रॉपर्टी थी प्लेन मिरर की। दोबारा से बोलते हैं क्या क्या, दोबारा से सीखते हैं क्या क्या सीखा हमने। कि इमेज का जो साइज़ रहेगा वही ऑब्जेक्ट का साइज़ रहेगा, जो पुनीत का साइज़ है वही पुनीत की इमेज का साइज़ है। इमेज का डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इसका मतलब जितना दूरी पे पुनीत है मिरर से उतनी ही दूरी पे पुनीत की इमेज है मिरर से। समझ आ गई? इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट। इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। इरेक्ट फिर से देखो, ये है इरेक्ट इमेज और ये है इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी यहाँ पे। कैसी बन रही है? ये वाली इमेज नहीं बन रही है यहाँ पे, ये वाली इमेज बन रही है। कैसी बनती है? इरेक्ट इमेज। समझ आ गई? इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट हैंड उठाया तो लेफ्ट हैंड दिखा, लेफ्ट उठाया तो राइट दिखा। समझ आ गई? लास्ट प्रॉपर्टी, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सर ये था, अगर मिरर के पीछे की तरफ बनती है, मिरर के पॉलिश सरफेस की तरफ इमेज बनती है, तब हम बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज है। और मिरर की तरफ ही बनती है तब हम बोलते हैं कि इमेज सर रियल है। तो प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर की? कहाँ बन रही है पुनीत की इमेज? पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ, मिरर के पॉलिश सरफेस की तरफ। इसका मतलब इमेज कैसी हुई? वर्चुअल इमेज सर।
तो प्लेन मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ आ गई? कौन कौन सी प्रॉपर्टी सर? साइज, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होगा, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा, इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, प्लेन मिरर की बात करें, और इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब सीधा हाथ उठाया तो उल्टा दिखा इमेज का, और उल्टा उठाया तो सीधा दिखा। ट्राई करके देखना एक बार अपने घर पे। आगे चलें। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर है तो किस किस तरह की इमेजेस बनती है। सोचो, अगर मिरर इस पर प्लेन ना होके कर्व्ड होगा तब कैसी कैसी इमेजेस बनेंगी। चलिए इसको समझते हैं इस वाली एक्टिविटी से। एक्टिविटी 9.1, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। हमने ये ले ली। उसके बाद बोल रहा है ट्राई टू व्यू योर फेस, अपना चेहरा निखारो इसके अंदर, चेहरा देखो इसके अंदर। देखो सर, कौन से किस तरफ से देखें? चेहरा इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें? यहाँ पे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि कर्व्ड इनवर्ड है और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं, लेकिन इन दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बोलते ही क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो, ये वाला सरफेस हमने ले लिया, इसके अंदर अपना चेहरा देखो। आगे क्या बोल रहा है? डू यू गेट द इमेज? क्या आपको इमेज मिली? बिल्कुल सर, मिल रही है, दिख रहा हूं मैं। इज इट स्मॉलर और लार्जर? कैसी इमेज दिख रही है आपको? उसके बाद बोल रहा है मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, अपने फेस से दूर लेके जाओ मिरर को और ऑब्जर्व करो कि इमेज कैसी बन रही है। तो देखो, मैं ये वाला सरफेस पहले ले रहा हूँ, इसके अंदर देखो, पहले मुझे देखना फिर आप भी करके देखना। ये वाला सरफेस मैंने लिया और मैंने इसमें चेहरा दिखा, तो इसके अंदर मेरी इमेज इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। इसके अंदर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मेरा सर नीचे है और मेरी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ है। इन्वर्टेड इमेज बन रही है। प्लेन मिरर में सीखा ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी इमेज बन रही है। और जैसे ही मैं इसे दूर लेके जा रहा हूँ, मेरी इमेज छोटी होती जा रही है, डिमिनिश्ड, स्मॉलर साइज की होती जा रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है रिवर्स द स्पून, स्पून को रिवर्स कर दो। तो ऐसा सरफेस लिया है हमने जो कि आउटवर्ड की तरफ कर्व है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला। इस बार इसको इमेज मेरी बन रही है सीधी, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, जैसा हम मिरर में देखते हैं वैसी ही इमेज बन रही है, लेकिन मतलब इरेक्ट बन रही है सीधी। और इसको दूर ले जाने पे मैं छोटा होते जा रहा हूँ, मैं स्मॉल साइज का होते जा रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑफ ऑन द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दोनों सरफेस पे हमने इमेज देखी और मेरी क्या ऑब्जर्वेशन थी मैं एक बार फिर बताता हूँ, फिर आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। देखो, एक्टिविटी में इस स्पून के अंदर दो सरफेसेस हैं हमारे पास। एक है कर्व्ड इनवर्ड, दूसरा है कर्व्ड आउटवर्ड। अगर इनवर्ड वाले कर्व्ड में देखते हैं तो मुझे मेरी इमेज इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, और जैसे ही मैं इसको दूर ले जा रहा हूँ स्पून को, तो मेरी इमेज छोटी होती जा रही है। अब मैंने स्पून को रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स द स्पून। उसके बाद मैंने अपनी इमेज देखी तो मुझे दिख रही है अपनी इमेज इरेक्ट, मतलब सीधी। और जैसे ही मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ बच्चों, तो मेरी इमेज छोटी होती जा रही है, डिमिनिश्ड, स्मॉलर साइज की होती जा रही है। तो ये थी मेरी ऑब्जर्वेशंस। आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? वीडियो को पॉज करो और स्पून के साथ ऐसा करके देखो और तुरंत कमेंट करो। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स। तो बच्चों, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेयर हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। अब देखो, एक मिरर बनाते हैं, एक होलो स्पेयर बनाते हैं। इसको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैंने बच्चों ये बनाया एक होलो स्पेयर, ठीक है। 3D है ये तो 2D दिख रहा है, लेकिन अज्यूम करो ये 3D, ठीक है। अब इसको मैंने काट दिया यहाँ से और यहाँ से भी, ठीक है। मैंने स्पेरिकल मिरर लिया, एक स्पेरिकल मिरर लिया। स्पेरिकल मिरर मतलब कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेयर हो। अब उसको मैंने दो तरीके से काट दिया ऐसे, और इसके अंदर ये वाला पार्ट जो मुझे मिला, मुझे दो पार्ट मिले जो कि मेरे काम के हैं, एक ये वाला
और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को मैंने तो ऐसे पॉलिश्ड कर दिया है। पॉलिश्ड करने से क्या होगा, इसको मैंने नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। और दूसरा वाला क्या है, ये वाला है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिमिलरली मैंने इस वाले पार्ट से क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया बच्चों। ऐसा ऐसे डॉट डालने का मतलब है हमने पॉलिश किया इस सरफेस को, ठीक है। सर कह रहे हैं कैसे पॉलिश कर दिया, इसको बोल रहे हैं पॉलिश करना, ठीक है, ऐसे डॉट डाल के। अब देखो इसके अंदर ये वाला कैसा है, सर ये वाला है नॉन रिफ्लेक्टिंग, और ये वाला जो सरफेस है सामने वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस स्पून से आप कंपेयर करो, स्पून के अंदर कैसे थे, हमारे पास दो सरफेसेस थे, एक था कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व था, वो कौन सा है, ये वाला, देखो कर्व्ड इनवर्ड। ये वाला कैसा है, इस केस में पॉलिश्ड है, ये वाला पॉलिश्ड है, और ये वाला अंदर की तरफ इनवर्ड है, कर्व्ड है। इस वाले को देखो, इस वाले में क्या है, अंदर वाला सरफेस जो कि इनवर्ड कर्व्ड है वो पॉलिश है, और आउटवर्ड कर्व्ड है वो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो ऐसा 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 मिरर जो कि अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग हो, उसे बच्चों हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। या फिर कहते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, वो भी अभी बताता हूँ। इसका नाम है कॉनकेव, ध्यान कैसे रखोगे, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा जैसी दिख रही है, गुफा, सर ये भी तो गुफा जैसी दिख रही है, लेकिन गुफा के अंदर एंटर कर रहे हो आप यूं, तो सरफेस ऐसा है, ऐसा सरफेस है, इसके अंदर एंटर कर रहे हो यूं, दूसरी साइड तो पॉलिश है, वाला तो रास्ता बंद है, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये केव है, नाम याद हो जाएगा। जिसको ऐसी केव हो, अंदर की तरफ इधर से एंट्री है, उधर से तो पॉलिश्ड है, इधर से एंट्री कर रहे हो तो गुफा में घुस रहे हो एक, तो क्या हो गया, कॉनकेव। और ये क्या है, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, या फिर कह लें डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्ज कर देता है इमेजेस को, लाइट्स को, ठीक है। तो ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कैसा है, ये आउटवर्ड कर्व्ड होता है, ठीक है। समझ आ रही है, आगे बढ़े, आगे देखो। स्पेरिकल मिरर समझ आया, दोबारा बोलूं, ऐसा मिरर जिसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेयर हो, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेयर हो, स्पेरिकल हो, उसे बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। आगे देखो, कॉनकेव समझ आया, कॉनकेव मिरर ऐसा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व्ड हो, अंदर की तरफ, कर्व्ड तो दोनों का होगा, लेकिन अंदर की तरफ कर्व्ड हो, तो ऐसे मिरर को बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर, या फिर कह लें कन्वर्जिंग मिरर। अब इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, थामो थामो थामो, अभी बताता हूँ। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, इट कन्वर्ज द लाइट सो इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि ये मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अब देखो, जैसे कि हमने प्लेन मिरर में किया था, प्रिंसिपल फोकस, इसको बोल रहे हैं। अब यहाँ से लाइट आई, लाइट किधर से आएगी बच्चों, इधर से, किस तरह से, लाइट तो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन इधर से आएगी, वही रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो पॉलिश सरफेस है। तो इधर से लाइट आएगी, टकराएगी और ऐसे जाएगी, और इनके रूल्स होते हैं, वो भी समझेंगे आगे, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो। तो देखो लाइट आई, लाइट दूर दूर थी, आई, कन्वर्ज कर दी उनने लाइट को, लाइट्स जो आ रही हैं यहाँ से आ रही है, बहुत दूर से इन्फिनिटी से लाइट आ रही हैं, और कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर से टकराते ही क्या हो रही है, वो कन्वर्ज हो जा रही हैं, वो दूर नहीं जा रही, वो पास आ जा रही हैं, वो कन्वर्ज हो जा रही हैं, तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। समझ आ रही है बात, आगे देखो, डाइवर्जिंग मिरर, इस मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। उससे पहले यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या, ऐसा सरफेस, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे हो, कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड होगा,
उसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। अब इसे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? इट डाइवर्ट्स द लाइट सो इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। एक ऐसा मिरर है ये जो कि लाइट को आती है, जो भी लाइट इस पे आती है वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको नाम डाइवर्जिंग मिरर देते हैं। तो देखो ये रही हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। इसको समझेंगे डिटेल में कि कैसे डाइवर्स करता है। देखो ऐसे लाइट आती है, लाइट आई, टकराई और इधर भाग गई। लाइट आई, टकराई और इस साइड भाग गई। तो लाइट आ रही थी, इन्होंने क्या कर दिया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। तो समझ आई बात? रिकैप करें फटाफट, रिकैप करते हैं चलो। ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि स्पेरिकल हो उसे बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। अब ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जो कि कर्व्ड हो इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व्ड हो, उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसको पलट दो, ये क्या है? ऐसा मिरर जो आउटवर्ड की तरफ क्या हो, कर्व्ड हो, आउटवर्ड कर्व्ड हो, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इसका दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। इतना था, समझ आ गई? इतनी सी बात है। आगे चलें। ओ सर ये क्या दिखा दिया? देखो ये स्पेरिकल मिरर है, इसको अभी भूलो, अभी इसको देखो। ये एक स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर है और हमने यहाँ से ही तो काटा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे काट दिया और यहाँ से ये वाला पॉलिश्ड सरफेस है, दिख रहा है ब्लू ब्लू लाइन, इसको पॉलिश कर दिया इस तरफ से, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है बच्चों? इसका नाम है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये वाला मिरर देखो, इसके अंदर क्या हुआ है, इसमें इधर वाला पार्ट, जो इस साइड वाला पार्ट है वो वाला कट किया है और ये वाला सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया है। तो ये वाला सरफेस कैसा हुआ? ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि कर्व्ड हो आउटवर्ड की तरफ, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाला कॉनकेव मिरर, इसमें लिखा नहीं, ये लिखा था, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर समझते हैं ये चीज़ें, इनके पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ मिरर, पैरामीटर्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। दिस इज आवर टॉपिक। सो देखो, सबसे पहले बात सुनो, कैसा मिरर है सर? स्पेरिकल है, तो स्पेयर का सेंटर भी तो होता होगा, होता है सर। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेयर हो उसे स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। और उस स्पेरिकल मिरर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रहेगी बात। अभी इस वाले को देखो, उसको नहीं, उसको भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मिरर किया, मिरर के मिडल में से एक लाइन पास हो रही होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये सेंटर है तो इस और इस मिरर पे, इस मिरर के सेंटर पे प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट पे काटती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, पोल, ठीक है। अब ये पोल और सेंटर, इसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इसके बीच का डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका नाम दे दिया m, इसका नाम दे दिया n। इस चीज को mn, यहां से m से लेके n तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये अपर्चर है। अपर्चर हमें जो पढ़ना है वो स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ना है, यानी कि कैसा अपर्चर? रेडियस बड़ा होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होना चाहिए और अपर्चर छोटा होना चाहिए, वैसे मिरर के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है, स्मॉल अपर्चर वाले मिरर्स के बारे में। और क्या रह गया? अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट
यहाँ पे एक पॉइंट है, कहाँ पे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसको बोलते हैं, इस पोल को F से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसे? फोकस। अब पोल से हम जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से यहाँ तक गए तो हमें क्या मिला? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर पोल से F तक आते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है फोकल लेंथ। क्या मिलती है? फोकल लेंथ। उधर रिवाइज करवा दूंगा, फोकल लेंथ। समझ आ गई? आ जाओ इस पे। स्पेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर में इतना समझ आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो रेडियस होता है सर, इतना भी समझ आ गया। पोल से उधर जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम फोकस। इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये तो फोकल लेंथ है और ये जो F है इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पोल से लेके बच्चों कहाँ तक? फोकस। इसको बोलते हैं स्मॉल f, और स्मॉल f क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है स्मॉल f कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये m है, ये n है, m से लेके n तक का डिस्टेंस अपर्चर कहलाता है, और अपर्चर हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा वाला होगा, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। और क्या रह गया? इसको बोलते हैं हम पोल, और यहाँ से एक लाइन पोल से पास होती है, उसे बोलते हैं हम पोल से, फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एकदम सीधी लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है ये, इमेजिनरी, उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ गई चीज़ें? बहुत आसान। रिकैप करें फटाफट। एक स्पेयर है, स्पेयर का सेंटर है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्पेयर पे एक पॉइंट है सेंटर में, उसे बोलते हैं पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सीधी लाइन, इमेजिनरी लाइन पास होती है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसका नाम F होता है, जिसको F से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं फोकस। पोल और फोकस के बीच की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, समझ आ गया? यस, आगे बढ़े। आगे हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, समझ आ गया सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ आ गया। यहाँ पे करें, यहाँ सीखते हैं फटाफट। ये हमारे पे बच्चों कोई स्पेरिकल मिरर है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास इसका सेंटर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ऐसा रेडियस था, ये पास हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस? ये रही। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को पोल बोलेंगे। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल समझ आ गया। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अपर्चर, अपर्चर किससे बोलते हैं? यहाँ तक के लिए हम ये वाला मिरर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको बोल देते हैं MN। तो ये हो गया अपर्चर। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक MN, तो ये हो गया अपर्चर। अपर्चर हमेशा, दोबारा बोल रहा हूँ, स्मॉल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से। हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट जिसको बोलते हैं फोकस, और पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, जिसको हमें स्मॉल f से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ समझ आ गई? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये है प्रिंसिपल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल f, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F। ये है प्रिंसिपल फोकस। ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ आ गई? इजी है ना? आगे चले फटाफट। रिलेशन बिटवीन R एंड F। R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, F इज द फोकल लेंथ, स्मॉल f। ठीक है, F इज द फोकल लेंथ। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है ये पॉइंट,
यहाँ पे हमारे पास पोल है, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस कहाँ होता है? फोकस होता है इन दोनों के बीच में, और पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ स्मॉल एफ। अगर ये इसके बीच में है तो यहाँ से ये बात पता चलती है ना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स है एफ के, या दूसरे शब्दों में बोल लें कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है, हाफ है, ठीक है। अब सर ये आया कहाँ से, ये डिराइव कैसे करना है, तो ये हम करेंगे हायर क्लासेस में। आपको नहीं जानना है ये कहाँ से आया, आपको करना है ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, रिलेशन क्या होता है, जो आर होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकस नहीं, फोकस एक पॉइंट है, फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 9.2 की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए ना। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, सन की तरफ नहीं देखना है डायरेक्टली, या फिर कोई ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से सन की रेज टकरा के आ रही हो, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी नहीं देखना। ऐसा होता है ना, चौंध पड़ जाती है, कोई मिरर है वहाँ से और हमारे पास आते हैं चौंध, ये क्या है, तो वो क्या होता है, सन से लाइट उस सरफेस पे टकराई, उस मिरर पे टकराई और हमारे ऊपर आ गई, तो उसे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, चलो समझते हैं इसको इस एक्टिविटी 9.2 की मदद से। तो एक्टिविटी में ऐसा लिखा गया है, होल्ड अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। पेपर लो, इधर तो सन है नहीं, मैं स्टूडियो के अंदर हूँ तो सन तो है नहीं, तो देखो करना क्या है आपको, सन आ रहा है, ऐसा किया है ये वाला, इसको जलाते हैं हम, तो पेपर लो, उधर से सन की लाइट आएंगी, तो सन की लाइट को इसके ऊपर टकराओ कि सन की लाइट, ऐसे करो कि सन की लाइट इसके ऊपर दिखे, पेपर के ऊपर, फिर इसको एडजस्ट करो, एकदम ब्राइट स्पॉट आएगा, डायरेक्ट द सन लाइट रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, इस मिरर से इसके पेपर के ऊपर आपको सनलाइट लेके आनी है, शीट के ऊपर, शीट ऑफ द पेपर एंड हेल्ड क्लोज टू द मिरर, मिरर के पास इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मूव द शीट ऑफ द पेपर बैक, इसको बैक मूव करो शीट ऑफ द पेपर को, और हमें करना क्या है, हमें अंटिल, कब तक मूव करना है इसको, पीछे पेपर को, अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट। इसको करके देखना, अगर कॉनकेव मिरर है तो आपके पास, खिलौने में निकलता होगा ये वाला, आपके पास नहीं होगा तो ले आना, सस्ता ही आता है। पेपर लेना है, इसको ऐसे देखना है, ऐसे देखोगे क्या होगा, एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा आपको, उसको ना थोड़ी देर ऐसे रख के रहो, तो क्या करना है, होल्ड द मिरर, इस मिरर को ऐसे रख के रहो, जब वो ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा उसके बाद बोल रहा है पेपर इन द सेम पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और वट डू यू ऑब्जर्व एंड वाई, तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ और ये हुआ क्यों, ये चीज़ देखनी है। तो देखो मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है, सनलाइट नहीं है वरना करके दिखाता, सनलाइट को इस पेपर के ऊपर लेके आनी है, ऐसे एडजस्ट करनी है, पीछे की तरफ लेके जाना है, और जब तक कि हमें एक ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट ना मिल जाए, स्पॉट ऑफ लाइट जैसे ही मिला उसको होल्ड रखना है, थोड़ी देर में क्या होगा, पेपर जलने लगेगा, ये देखा है आपने, सुना है, इसको करके देखना, पेपर डार्क होने लगेगा, जलेगा नहीं तो पेपर में से हल्की हल्की सी धुआं निकलने लगेगी। तो ये हो क्यों रहा है, ऑब्जर्व तो हमने कर लिया कि पेपर जलना शुरू हो जाएगा, धुआं निकलनी शुरू होगी उसके अंदर से, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो सर ऐसा हो रहा है क्यों, क्योंकि ये कौन सा मिरर था, ये मिरर था सर हमारे पास कॉनकेव मिरर था। इसका मतलब ये कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट जो भी आती है सन के पास से, ये सन है, सन के पास से जो भी लाइट आएगी टकराएगी मिरर पे और वो लाइट को कन्वर्ज कर देगा, यहाँ पे बनेगा ब्राइट स्पॉट, और यहाँ पे पेपर, जैसे ही हम पेपर को एडजस्ट कर देंगे, जहाँ पे सारी जो सन रेज हैं, सन रेज आएंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगी
और सारी की सारी लाइट इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, और जैसे ही इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी तो इतनी हीट रेज आएगी उस पेपर के ऊपर कि वो पेपर धीरे धीरे जलने लगेगा। इसलिए ये कॉनकेव मिरर है और इसका काम है लाइट को कन्वर्ज करना। तो इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि कॉनकेव मिरर का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, तभी तो वो पेपर जलने लगा। ठीक है, आगे चलें। आगे थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे बस इतना ही था। बाय बाय।